हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर की एक और नई क्लास लेके आए हैं और इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको 3 ट्रांसफॉर्मर के बारे में डिस्कशन कराया था। एक था आपका आइडियल ट्रांसफॉर्मर, दूसरा था आपका प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर, तीसरा था 3 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। या मैं सीक्वेंस वाइज की बात करूं तो सबसे पहले मैंने आपको 3 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर के बारे में बताया, फिर मैंने बताया आपको आइडियल ट्रांसफॉर्मर के बारे में, और फिर मैं लेके गया आपको प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर के बारे में। अब आज की जो क्लास है ना, वो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर को पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे और लास्ट में जाके इसको वाइंड अप कर देंगे। क्या ये बात समझ में आई? चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर है, आज हम ट्रांसफॉर्मर के सारे पार्ट्स को पढ़ेंगे और सारे के सारे भाग को पढ़ेंगे। क्योंकि इसमें एक एक चीज को अगर आपने अच्छे से डीपली स्टडी कर लिया ना, तो आप यकीन मानना कि आप कोई भी पेपर देने जाएंगे तो ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अभी आप जितने भी लाइन अटेंडेंट की पोस्टें आई हैं, मतलब समझ रहे हैं आप, 4009 पोस्टें लगभग आ चुकी हैं, जिसमें से टेस्टिंग असिस्टेंट और लाइन अटेंडेंट की पोस्टें 2700 के समथिंग है। तो मेरा आप लोगों से केवल यही कहना है दोस्तों, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे मित्र हैं, दोस्त हैं, जो अपनी जॉब लेना चाहते हैं, तो वो इस क्लास को सबसे पहले इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा, फिर आप इसकी प्लेलिस्ट में जाएं, इलेक्ट्रिकल देसी दवाई 2.0, और उसमें जाके ये क्लासेस सिस्टमेटिकली आज से ही देखना आपको स्टार्ट कर देनी है। क्योंकि जैसे ही आप देखना स्टार्ट करेंगे, अब यकीन मानना आपका पेपर निकलना तय है। आपको कोई नहीं रोक सकता एग्जाम निकालने से, क्योंकि जितनी स्टडी आप लोग करेंगे और फिर एक नोट्स तैयार करेंगे, वो सारा काम मैंने कर दिया है और आप लोगों के लिए सिस्टमेटिकली सारी की सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आता जा रहा हूं और आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। दोस्तों, आज पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर को स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे उसको पूरी की पूरी डीपली स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे बड़ा पार्ट होता है ट्रांसफॉर्मर में कोर। क्या होती है दोस्तों? कोर। आज हम कोर के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे। देखो, ट्रांसफॉर्मर में जितने भी पार्ट होते हैं सबको एक एक करके हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा। तो आज हम बात करते हैं कोर की। तो सबसे पहली बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो कोर है ना, कोर सबसे पहली बात तो यह है कि ट्रांसफॉर्मर का ये मेन पार्ट कहलाता है। कैसा कहलाता है दोस्तों? मेन पार्ट। क्योंकि जो फ्लक्स सेटअप होता है वो कोर के अंदर ही होता है और दोनों वाइंडिंग भी कोर से ही रिलेटेड होती है। क्या ये बात समझ में आई? चलिए अगली बात करते हैं हम मैग्नेटिक मटेरियल। भाई क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है पेपर में कि जो आपकी कोर है ना ट्रांसफॉर्मर की, वो किस मटेरियल की बनती है? तो वो बनती है मैग्नेटिक मटेरियल की। किसकी बनती है दोस्तों? मैग्नेटिक मटेरियल की। तीसरी बात करें तो 93% इसमें स्टील रहता है और 7% इसमें सिलिकॉन रहती है। 93% इसमें स्टील और 7% इसमें सिलिकॉन मिलाते हैं, तब जाके हम ट्रांसफॉर्मर की कोर को तैयार करते हैं। क्या ये बात समझ में आई? चलिए आगे अगर हम बात करें तो भाई ट्रांसफॉर्मर की जो भी कोर है ना, वो हम सॉलिड फॉर्म में डिजाइन नहीं करते। क्यों नहीं करते सॉलिड फॉर्म में? कि भाई उसमें लॉस ज्यादा होंगे, एडी करंट लॉस की मात्रा बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर अपने ठोस एक सॉलिड स्ट्रक्चर्स को तैयार कर दिया तो उसमें क्या होगा, एडी करंट लॉस की मात्रा एकदम से हाई बढ़ जाएगी और ट्रांसफॉर्मर की कोर गर्म होने लगेगी, ट्रांसफॉर्मर हीट होने लगेगा। तो इस समस्या से बचने के लिए हमने ट्रांसफॉर्मर की कोर को लेमिनेटेड कर दिया। लेमिनेटेड का मतलब ये होता है कि जैसे एक आलू है, आलू कैसा है, ठोस है। जब मैं उसकी चिप्स काट दूंगा, बहुत सारी चिप्स काट दूंगा और चिप्स काटने के बाद सबको फिर से दोबारा से जोड़ दूंगा, तो वो लेमिनेटेड आलू कहलाएगा। क्या ये बात समझ में आई? लेमिनेटेड का मतलब ये होता है कि उसकी कोर को पत्तियां लेते हैं, सबसे पहले पत्तियां काट देते हैं, उन पत्तियों को एक साथ सटा के फिर उसमें नट डाल के फिर उसको कसा जाता है, तो वो कहलाता है लेमिनेटेड कोर। लेमिनेटेड कोर में क्या होता है दोस्तों, एडी करंट की मात्रा कम हो जाती है, एडी करंट लॉस होने के चांसेस उतने ही घट जाते हैं। इसीलिए इसमें लिखा गया है कि भाई जो इसकी मोटाई है ना, पत्तियों की जो मोटाई है वो 0.35 से लेके 0.5 mm तक की पत्तियां लेते हैं, फिर उन पत्तियों को इकट्ठा करके बंच करके बांध देते हैं, तब जाके आपकी क्या बनती है, ट्रांसफॉर्मर की कोर तैयार होती है। क्या ये बात समझ में आई? इस जो कोर हम लेते हैं, जिसका उपयोग करते हैं, उसका नाम है सीआरजीओ। सीआरजीओ का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील। क्या ये बात समझ में आई? सीआरजीओ का फुल फॉर्म ज्यादातर एग्जामों में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है ना। वो कौन कौन से नाम है इसका? कोल्ड, सी फॉर कोल्ड, आर फॉर रोल्ड, जी फॉर ग्रेन, ओ फॉर ओरिएंटेड स्टील। कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील। ये बात समझ में आई? सीआरजीओ की बनी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर आपको डिजाइन करना है, क्या डिजाइन करना है दोस्तों? हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर यदि आपको डिजाइन करना है, तो इस ट्रांसफॉर्मर की जो कोर है ना, वो फेराइट मटेरियल की बनी होगी। किसकी बनी होगी दोस्तों? फेराइट मटेरियल की। वही इसमें लिखा हुआ है कि फेराइट मटेरियल की हम इसमें कोर बनाएंगे। अब हम बात करते हैं बड़े टाइप के ट्रांसफॉर्मर, बिग साइज के ट्रांसफॉर्मर है ना, उसमें हम सर्कुलर कोर का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। किसका इस्तेमाल करते हैं हम? सर्कुलर कोर का। क्या ये बात समझ में आई? सर्कुलर कोर का मतलब ये होता है कि भाई उसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया पूरा का पूरा यूज हो जाता है।
ये पॉइंट क्लियर हुआ है ना। चौकोर का यूज ना होते हुए सर्कुलर कोर का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं फिर से वही चीज की जो मैंने आपको बताया था, भाई कोर को लेमिनेटेड करते हैं। क्यों करते हैं? जिससे एडी करंट लॉस कम हो जाए, एडी करंट लॉस की वैल्यू क्या हो जाए? कम हो जाए। और सिलिकॉन स्टील का क्यों बनते हैं? जिससे कोर लॉस की वैल्यू कम हो जाए। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? मुझे लगता है आई थिंक आपको कोर से रिलेटेड मैंने एक एक पॉइंट समझाया है जो पेपर में डायरेक्ट आएगा। मैं आपको यकीन बता रहा हूं, प्लांट असिस्टेंट की जितनी तैयारी कर रहे हैं वो आगे सीधे सीधे इस बैच को खरीदना तो है ही नहीं कुछ, यूट्यूब पे सब कुछ फ्री है यार, मैं सारा सब कुछ दे रहा हूं, बस आपको नोट्स बनाने हैं अच्छे से। समझ रहे हो कि नहीं? चलिए, तो लेमिनेटेड क्यों करते हैं दोस्तों? एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। कोई पूछे कि भाई सिलिकॉन स्टील का क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि कोर लॉस को कम करने के लिए। यही तो क्वेश्चंस वो सीधे सीधे पूछ लेगा। अब हम बात करते हैं कि जो ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक होता है, आप देखते हैं बड़ा सा जो टैंक होता है, वो टैंक किस चीज का बना होता है? पेपर में यही क्वेश्चन पूछता है और यही आपको फंसाएगा। भाई मेन टैंक जो है ना आपका, वो सॉफ्ट आयरन का बना होता है। पेपर में आ जाएगा, स्टील का बना होता है, सॉफ्ट आयरन का बना होता है, लोहे का बना होता है, हार्ड आयरन का बना होता है, रॉट आयरन का बना होता है, कास्ट स्टील का बना होता है। जब नंबर ऑफ ऑप्शन आते हैं ना, तब घोपड़ी घूमती है कि यार एक बार इसको देखा नहीं हमने क्या है। तो भाई लोगों ध्यान रखना, ये किसका बना होता है? सॉफ्ट आयरन का बना होता है। दूसरा, इसमें कोर और ट्रांसफार्मर का ऑयल भरा होता है। ठीक है, वातावरण से ये ट्रांसफार्मर को बचाता है। भाई जब टैंक नहीं होगा तो बरसात में ट्रांसफार्मर गीला हो जाएगा, धमाके होंगे और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? इसीलिए ट्रांसफार्मर को क्या करना पड़ेगा? वातावरण से बचाने के लिए उसके टैंक में रखेंगे। शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, धमाका भी हो सकता है। ठीक है ना। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं कंजर्वेटर टैंक की। कंजर्वेटर टैंक के बारे में आप जानेंगे। देखो, जो एक मेन टैंक होता है ना ट्रांसफार्मर के, मेन टैंक के ऊपर आप देखेंगे एक और टैंक लगा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटर टैंक। क्या बोलते हैं दोस्तों? कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक का क्या काम होता है, पहले तो इसके बारे में समझ लेते हैं। भाई सबसे पहली बात तो इसकी लोकेशन क्या है? ये मेन टैंक के ऊपर होता है। दूसरा, ये ऑयल को बैलेंस करता है। इस बात को बहुत गहराई से समझेंगे क्यों। देखो, ट्रांसफार्मर की जो मेन टैंक होता है ना, उसके अंदर भी ऑयल भरा होता है। ठीक है, अब इसकी क्या होता है, ऑयल में दो घटनाएं होती हैं। जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, क्या होता है दोस्तों, जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है तो ऑयल गर्म होता है जून के महीने में। तो वो ऑयल क्या होता है ना, हीट होने के बाद उफनता है। कैसा होता है दोस्तों? उफनता है। अब यदि वो उफन रहा है और उसको अलग से जगह नहीं मिली, निकलने की जगह नहीं मिली, तो वो क्या करेगा, उसकी पैकिंग को तोड़ के वहां से लीकेज होने लगेगा। तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होगा। तो हम क्या करते हैं, ऊपर एक्स्ट्रा टैंक लगा देते हैं और उस टैंक में हम क्या करते हैं कि जब ये ऑयल प्रेशर से ऊपर की तरफ जाएगा तो इस टैंक में भर जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? जिससे ट्रांसफार्मर के लीकेज रुक जाएंगे टैंक में, है ना। अब जैसे ही सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में क्या होता है, टेम्परेचर उतना नहीं जा पाता जितना जाना चाहिए गर्मियों में। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये ऑयल ठंडा होने लगेगा। तो ठंडा होने के कारण ये सुखड़ेगा, तो ये कहां आएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो नीचे की तरफ जाएगा तो मेन टैंक में क्या होगा, ऑयल का लेवल गिरने लगेगा। जब ऑयल का लेवल गिरने लगेगा तो इस ऑयल के लेवल को भी हमको मेंटेन करके रखना है। तो होगा क्या कि जो ऊपर वाला टैंक है, कंजर्वेटर टैंक, वो अपना एक्स्ट्रा ऑयल प्रोवाइड करवा रहा है। एक तरीके से ये कहते हैं कि ऑयल को बैलेंस करेगा। जब ऑयल ज्यादा होगा तो इसमें चला जाएगा कंजर्वेटर में, और जब ऑयल कम होगा तो कंजर्वेटर से कहां जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। ये माइल्ड स्टील शीट का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? माइल्ड स्टील शीट का बना होता है। भाई पेपर में सीधे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी चीज किसकी बनी होती है, दिमाग में से तोड़े जाते हैं। कोर किसकी बनी होती है? सीआरजीओ, सिलिकॉन स्टील की। ठीक है, ये किसका बना होता है? सॉफ्ट आयरन का मेन टैंक। और कंजर्वेटर टैंक किसका बना होता है? माइल्ड स्टील का। मतलब समझ रहे, तीनों अलग अलग चीजें हैं, एक मत समझ लेना। ऑयल गेज लगा होता है। ऑयल गेज क्यों लगता है? क्योंकि इसमें ऑयल के प्रेशर को और ऑयल के लेवल को बताता रहता है। ये बात समझ में आई? चलिए, अब हम बात करते हैं, ये हमेशा आधा भरा होता है। भाई कंजर्वेटर टैंक को आधा क्यों भरते हैं, फुल क्यों नहीं कर देते? भाई जब इसको फुल कर देगा तो नीचे से जो ऑयल आएगा वो कहां भरेगा तुम? क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर है? बच्चों को ये क्वेश्चन आता है कि सर ऊपर वाला टैंक है, इसको ही फुल क्यों नहीं भरते? भाई फुल भर दोगे तो ये बताओ, जब नीचे वाला ऑयल है, जो मेन टैंक से ऑयल ऊपर की तरफ आएगा, तो वो कहां जाएगा? वो तो उसी में जाएगा ना। तो इसलिए इसको आधा भरते हैं। आधा क्यों भर रहे हैं, पूरा खाली क्यों नहीं रख दे रहे कि भाई जब इसमें ऑयल कम होगा तो फिर ऑयल लाओगे कहां से? इसीलिए इसको आधा भरते हैं। जब नीचे से ऑयल की मात्रा ज्यादा आएगी तो ये ऊपर वाला टैंक को फुल कर देगा। जब नीचे वाले ऑयल की मात्रा, टैंक की ऑयल की मात्रा कम होगी तो ऊपर से ऑलरेडी ऑयल उतर के आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? चलिए, अब हम बात करते हैं ब्रीथर की।
भाई ब्रीथर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये ट्रांसफॉर्मर का दोस्तों क्या होता है, फेफड़ा होता है। क्या होता है दोस्तों, फेफड़ा। देसी भाषा में बोले तो ये ब्रीथर क्या होता है, एक तरीके से फेफड़ा होता है। ये ट्रांसफॉर्मर में सांस लेने का काम करता है। किसका काम करता है दोस्तों, सांस लेने का काम करता है। आप अलग से देख रहे हैं, एक अलग से इतना बड़ा गोल टाइप का बॉक्स साइड में टंगा होता है और उसमें ब्लू कलर की क्या भरी होती है, सिलिका जेल भरी होती है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर का ये क्या कहलाता है दोस्तों, फेफड़ा कहलाता है। तेल में पानी जाने से रोकता है। भाई पानी जाने से कैसे रोकेगा, जब नमी होगी, जब वातावरण में नमी होती है तो नमी होने के कारण क्या होता है कि ट्रांसफार्मर का जब तेल ठंडा होता है तो ऑयल का लेवल नीचे जाता है। ऑयल का लेवल नीचे जाता है तो बाहर से एयर अंदर की तरफ एंट्री करती है। तो ध्यान रखना, अगर वो मॉइस्चर वाली एयर अगर ऑयल में एंट्री कर गई तो शॉर्ट सर्किट के चांसेस ज्यादा है। क्या ये बात समझ में आई। चलिए, कंजर्वेटर टैंक कनेक्ट रहता है, किससे कनेक्ट रहता है भाई, मेन टैंक से कनेक्ट होता है ना। दूसरी बात, यदि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है, अब ये समझो इस चीज को, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया या टेम्परेचर बढ़ गया तो एयर कहां की तरफ फेंकेगा, ये बाहर की तरफ। मतलब ट्रांसफार्मर में जब टेम्परेचर बढ़ता है जून और जुलाई, जून के महीने में, मई और जून के महीने में, तो ऑयल एकदम से उफनेगा तो गैस बनेगी, तो वो गैस उसके थ्रू बाहर निकलती है, ठीक है। लेकिन जब सर्दियां आएंगी तो टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो एयर किस तरफ जाएगा, अंदर की तरफ लेगा। जब एयर अंदर की तरफ लेगा, सर्दियों के टाइम पे जब मौसम कैसा होता है, आर्द्रता ज्यादा होती है या ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो उसमें से जो मॉइस्चर आ रही है वो सिलिका जेल में रुक जाएगी और बाकी एयर, ड्राई एयर अंदर की तरफ जाएगी। क्या ये बात समझ में आया। चलो, नमी को सिलिका जेल अवशोषित कर लेता है। अब हम बात करते हैं स्पेशल सिलिका जेल के बारे में गहराई से, कि सिलिका जेल से एक क्वेश्चन 100% आना ही आना है, ये पूछता ही पूछता है। सबसे पहली बात तो नमी को खींचता है एयर से। क्या करता है दोस्तों, ये नमी को खींच लेता है एयर में से। दूसरा, शुरुआत में जो इसका कलर होता है ब्लू कलर का होता है और ये ड्राई टाइप में होती है। जब ये हेल्दी होती है, ड्राई होती है, तो ब्लू कलर की होती है, नीले कलर के टुकड़े क्रिस्टल के होते हैं, ठीक है, क्रिस्टल टुकड़े होते हैं। उसके बाद लाइट पिंक कलर हो जाता है। लाइट पिंक कलर कब होता है, जब इसमें धीरे धीरे नमी अवशोषित होने लगती है। अरे ये बात समझ में आई, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। शुरुआत में कलर इसका कैसा होगा, ब्लू कलर का, फिर धीरे से किसमें कन्वर्ट होगी, ये लाइट पिंक में, जब ये नमी अवशोषित कर लेगी। फिर जब इसमें नमी और ज्यादा अवशोषित हो जाएगी तो ये व्हाइट कलर की हो जाएगी। और व्हाइट कलर का मतलब ये होता है कि सिलिका जेल अब आपका काम करने लायक नहीं है। अगर इससे ज्यादा अगर आप यूज कर रहे हैं तो समझ लेना कि ऑयल में नमी का एयर के साथ मिलना तय है और ट्रांसफार्मर में धमाका और शॉर्ट सर्किट होना बिल्कुल तय है। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये पॉइंट क्लियर है। तो फिर हम इसको कैसे करेंगे, अब इस जेल को ब्रीथर में से बाहर निकाल के फिर हम क्या कर देंगे, रोस्टेड कर देंगे। रोस्टेड का देसी भाषा में बोलते हैं भूंज देंगे। करैया में लाके इन क्रिस्टल को करैया में लाके कर दें और गरम से कच्छली से उसको बढ़िया से चलाएं, जैसे आप भूंजते हैं। ये बात समझ में आई। इसको भूंज देंगे कितने टेम्परेचर पे, 150 से लेकर 200 डिग्री टेम्परेचर पे। 150 डिग्री सेल्सियस से जब 200 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे जब इसको भूंज देंगे तो इसमें से नमी पूरी की पूरी बाहर निकल जाएगी और क्या रह जाएगा, केवल और केवल सिलिका जेल के क्रिस्टल रह जाएंगे और उनका कलर वापस से ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई। जैसे जैसे नमी जाएगी वैसे वैसे कलर लौटेगा और जैसे ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगी ये हेल्दी हो जाएगी और दोबारा से यूज करने लायक हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई। मुझे लगता है आज मैंने आपको पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर में काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। ये पॉइंट वाइज मैंने क्यों लिखा है, पेपर यहीं से छपेगा, यहीं से छपना है पेपर, 100% मान लेना आप। पेपर इसी में से छपेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। मैंने कहा इसीलिए नहीं लिखवाता मैं, ना बकवास की बातें करता। जो पेपर में आएगा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। आप देख लेना, जब मेरा नोट्स पढ़ेंगे ना तभी आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ सर सही कह रहे थे यार, ये क्वेश्चन तो उसमें आया है, ये क्वेश्चन तो उसमें आया है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और इन क्लासेस को अटेंड करिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। जो बच्चे लास्ट तक रुक गए, जिन्होंने मेरी क्लास देख ली, ये मान लेना उसके माथे पे तिलक तो लग चुका है। किस चीज का, सिलेक्शन का। ये बात समझ में आई। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।